नमस्कार दोस्तों, ये एन सी आर टी कक्षा 11 के विश्व इतिहास के कुछ विषय जो पाठ्य पुस्तक है ना, उसके पाठ 10 मूल निवासियों का विस्थापन, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, पाठ्य पुस्तक के नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पाठ से बने हुए, लेकिन है पाठ के अंदर से ही। ठीक है ना, तो पाठ के अंदर से होने की वजह से अपने लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपन को एन से ही संबंधित सब कुछ पढ़ना है, न कि कोई और। तो ये पाठ के अंदर से बनाए हुए क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं। सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि ऑथेंटिक बुकों से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, पाठ पढ़ चुके हैं अपन, तो इनको निकाल लेते हैं। मूल निवासियों का विस्थापन, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। नेटिव शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जहाँ जहाँ भी एनसीईआरटी काम में ली जा रही है, यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में पार्ट वही है, मैटर वही है। ठीक है ना, इंग्लिश माध्यम है जो सीबीएसई है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेटिव शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नेटिव अब आपने देगा तो कैसे देगा कि नेटिव क्या है? 1 2 3 4 ऑप्शन दे देगा वो। बताइए क्या है नेटिव, क्या है? ऐसा व्यक्ति जो अपने ही मौजूदा निवास स्थान में पैदा हुआ था, अपने ही मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था, यानी कि मूल निवासी। अच्छा, नेटिव। सेटलर शब्द से क्या तात्पर्य है? सेटलर दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए, अमेरिका यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी। भाई देख, सेटलर शब्द से क्या तात्पर्य है? दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए, अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी की 2 विशेषताएं लिखी है। उत्तरी अमेरिका की बात आ रही है। समूह में नदी के आसपास रहते थे, मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की समूहों में नदी के आसपास रहते थे, मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। पश्चिमी यूरोप के लोगों को अमेरिका के मूल निवासी किन कारणों से असभ्य प्रतीत हुए? स्पष्ट कीजिए। पश्चिम यूरोप के लोगों को सभ्य की पहचान सार्थकता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर करते थे। कौन? यूरोपवासी। उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में रिजर्वेशंस से क्या तात्पर्य है? मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर लिए गए थे। यह प्राय ऐसी ज़मीन होती थी जिसके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं होता था। इन्हीं ज़मीन को यह नाम दिया गया था, यानी कि सीमित कर दिया था उनको। ठीक है ना, उनके ही क्षेत्र में। उत्तरी अमेरिका के गोल्ड रश से क्या अभिप्राय? गोल्ड रश है 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। अमेरिका में धरती के नीचे सोना। इसके बाद अमेरिका में अत्यधिक औद्योगिक विकास हुआ। 1840। कनाडा और न्यूजीलैंड शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? संक्षेप में वर्णन कीजिए। कनाडा और न्यूजीलैंड शब्दों की उत्पत्ति। देख, कनाडा तो बना है, कर्नाटा से निकला शब्द। 1535 में खोजी जाक कॉर्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक आयरो इरेक्यूस की भाषा कर्नाटा का मतलब था गांव। न्यूजीलैंड हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया नाम, जिसने सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा। कनाडा और न्यूजीलैंड शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? संक्षेप में वर्णन कीजिए। कर्नाटा से निकला शब्द। 1535 में खोजी जाक कॉर्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक आयरो इरोक्यूइस की भाषा में कर्नाटा का मतलब था गांव।
ठीक है ना, खोजी जॉक कॉर्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक। और इरोक्यूइस की भाषा कनाडा का मतलब था गांव। आई बात समझ में। न्यूजीलैंड हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिए गए नाम, जिसने सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा। न्यूजीलैंड हॉलैंड के तास्मान द्वारा, हॉलैंड के तास्मान द्वारा नाम, जिसने सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा। वही कनाडा से निकला शब्द है। 1535 में खोजी जाक कार्टियर, ये नाम है ना। 1535 में खोजी जाक कार्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक इरोक्यूइस की भाषा में कनाडा का मतलब था गांव। न्यूजीलैंड हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया नाम, जिसने सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा। हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया नाम 1642 में, जब 1535 है ना और 1642, कनाडा का मतलब गांव। और न्यूजीलैंड हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया नाम। ठीक है, अब 4 अंक वाले आ रहे हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की किन्हीं 5 महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 5। उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले वेरिंग स्टेट के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए, है ना, एशिया से आए। 30,000 साल पहले वेरिंग स्टेट के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए। नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे। किसकी बात हो रही है? उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की। बेरिंग स्टेट के आर पार एशिया से आए, एशिया से आए थे भाई। नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे, मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। अनेक भाषा बोली जाती थी परंतु लिखी नहीं जाती थी। अनेक भाषाएं बोली जाती थी परंतु लिखी नहीं जाती थी। कहाँ से आए थे? बेरिंग स्टेट्स के आर पार फैली हुई भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए। नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे, मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। अनेक भाषाएं बोली जाती थी परंतु लिखी नहीं जाती थी। बात हो रही है उत्तरी अमेरिका की। औद्योगिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करते थे। अब है अमेरिका के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? फ्रंटियर संयुक्त राज्य अमेरिका 18वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आया। 18वीं शताब्दी के अंत में अपने जन्म के शीघ्र ही बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिम की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। अमेरिकाओं के लिए फ्रंटियर का अभिप्राय था पश्चिम की ओर बढ़ना। आई बात समझ में? फ्रंटियर का अभिप्राय था पश्चिम की ओर बढ़ना। फ्रंटियर का अभिप्राय था पश्चिम की ओर बढ़ना। विस्तार के लिए क्षेत्रों की खरीद तथा युद्ध दोनों का सहारा लिया। क्षेत्रों को खरीदते अथवा बेचते समय वहां के मूल निवासियों की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सीमा फ्रंटियर खसकती रहती थी। ठीक है ना, दोबारा देख ले फ्रंटियर के क्या मायने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 18वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आया। अपने जन्म के शीघ्र ही बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिम की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर का अभिप्राय था पश्चिम की ओर बढ़ना। विस्तार के लिए क्षेत्रों की खरीद तथा युद्ध दोनों का सहारा लिया।
क्षेत्रों को खरीदते अथवा बेचते समय वहाँ के मूल निवासियों की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिम सीमा फ्रंटियर खिसकती रहती थी। ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास के इतिहास का वर्णन करते हुए वहाँ के मूल निवासियों की विशेषता लिखिए। फ्रंटियर, फ्रंटियर के क्या मायने थे? मानव निवास का इतिहास काफ़ी लंबा है। कौन की बात है? ऑस्ट्रेलिया की। शुरुआती मनुष्य आदि मानव जिन्हें एवारीजिनिज कहते हैं, यह 40 साल पहले आने शुरू हुए थे। 40,000 साल पहले आने शुरू हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भूक्षेत्र से जुड़े हुए न्यू गिनी से आए थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भूसेतु से जुड़े न्यू गिनी से आए थे। यह लोग बाहर से नहीं आए थे, अपितु प्रारंभ से ही वहीं रह रहे थे। ठीक है ना? न्यू गिनी से आए थे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भूसेतु से। यहाँ के मूल निवासियों को 350 से 750 तक अपनी भाषा थी हर समुदाय की। उनका एक विशाल समूह उत्तर में रहता था। बात किन की है? ऑस्ट्रेलिया की। आदि मानव को क्या कहते थे? एवारीजिनिज। 40,000 साल पहले। 350 से 750। उत्तरी अमेरिका में उद्योगों के विकसित होने के कारणों का वर्णन कीजिए। रेलवे के कारण, यंत्र के द्वारा कृषि को आसान बनाना, औद्योगिक नगरों का विकास। रेलवे के कारण, यंत्र के द्वारा कृषि को आसान बनाना, औद्योगिक नगरों का विकास। कारखानों की संख्या में वृद्धि, किसकी बात पढ़ रहे हैं अपन? कोई दिक्कत नहीं है ना। कारखानों की संख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर आर्थिक उन्नति। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनी बस्तियों का विस्तार करने के लिए मूल बासिंदों को किस प्रकार बेदखल किया गया? विवेचना कीजिए। मूल बासिंदों को जमीन की कम कीमतें दी गई। जमीन ज़्यादा ली, पैसा कम दिया। उन्हें आलसी कहा जाता था। उन्हें छोटे इलाकों में कैद कर दिया गया। उन्हें असभ्य कहा जाता था। किन की बात है? संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। अब है 8 अंक वाले। गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है? गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक वृद्धि को स्पष्ट कीजिए। ठीक है भाई, आ सकता है। गोल्ड रश क्या है? 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। इसने गोल्ड रश के जन्म दिया। यह उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे। उद्योगों में वृद्धि। गोल्ड रश के कारण पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। हजारों की संख्या में चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई। चीनी रेलवे के साथ सामान बनाने के उद्योग विकसित हुए। बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले यंत्रों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बासिंदों के उनकी ज़मीन से बेदखल क्यों कर दिया गया? इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे? मूल बासिंदों को ज़मीन से बेदखल करना। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी। कहाँ से? ब्रिटेन और फ्रांस से प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। वे अमेरिका में मालिक बनना चाहते थे। एक तो ये कारण था मूल बासिंदों को जमीन से बेदखल करना। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बासिंदों को उनकी ज़मीन से बेदखल क्यों कर दिया गया, है ना। एक तो ये कारण था। और दूसरा था ऐसी फसलें उगाकर जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी
मुनाफा कमाना चाहते थे। वहाँ से आ गए थे यूरोप वाले, उनके लिए। मूल बासिंदों को बेदखल करना गलत नहीं मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार मूल बासिंदे ज़मीन का उपयोग करना नहीं जानते थे। यानी कि यही थे विद्वान, वहाँ के मूल आदिवासी नहीं थे। बेदखल करने के तरीके: धोखाधड़ी से ज़्यादा ज़मीन ले ली, पैसा देने में वायदा खिलाफी की, ज़मीन बिक्री समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल बासिंदों को हटने के लिए वायदा किया। चीरोकी कबीलों को खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौजों का उपयोग किया गया। चीरोकी कबीला कहाँ है? अमेरिका। जमीन के अंतर्गत सीसा, सोना या खनिज होने का पता चलने पर मूल बासिंदों को उनकी स्थायी जमीन से भी धकेल दिया जाता था। बदलाव के लिए ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नए रूप में समझने की चाहत जगी। जमीन के अंदर सीसा, सोना या खनिज होने का पता चलने पर सही है। बदलाव की लहर ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नए रूप में समझने की चाहत जगी। मूल निवासियों को विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदाय के रूप में देखा गया। प्रकृति और जलवायु को समझने की उनकी विशिष्ट पद्धतियों को पहचाना गया। मूल निवासियों की धरोहर जैसे कि कथाएं, कपड़ा साजी, चित्रकारी और हस्तशिल्प को सराहा गया। उनकी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभाग खोले गए। संग्रहालय में उनकी कलाकृतियों को जगह दी गई। मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना शुरू किया। मूल निवासियों की संस्कृति को आदर दिया गया। मूल निवासियों का अपनी जमीन के साथ संबंध आदर से देखा जाने लगा। ये क्वेश्चन थे भाई, आई बात समझ में? मूल बासिंदों किस प्रकार बेदखल किया गया, विवेचन कीजिए। एवारिजिनिज क्या है? आदि मानव। शुरुआती मनुष्य या आदि मानव, जिन्हें एवारिजिनिज कहते हैं, ये 40,000 साल पहले आने शुरू हुए थे। कैटनाटा, न्यूजीलैंड, हॉलैंड के तासमान द्वारा दिया गया नाम। हॉलैंड के तासमान द्वारा। सेटलर, ब्रिटिश के लिए, अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। सेटलर। नेटिव यानी मूल निवासी, और सेटलर यानी आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटिश के लिए, अमेरिका, यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए और वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।